अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा कोर्स टाइटल है कम्बिनेट्रिक्स। अब कम्बिनेट्रिक्स क्या है? ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा कोर्स है जिसमें टूल्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है, किसे डेवलप किया जाता है? टूल को। अब ये टूल्स क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। नंबर ऑफ़ वेज को काउंट करने के लिए डिफरेंट टूल्स को डेवलप करने के लिए कम्बिनेट्रिक्स यूज़ होती है। फ़र्ज़ किया हमने चीज़ों की अरेंजमेंट कितनी है, कितने वेज से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, ये सारा हम कम्बिनेट्रिक्स में डिस्कस करते हैं। जिसमें हमारे पास परमुटेशन आ जाती थी, कम्बिनेशन आ जाता था। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल और मल्टीनोमियल। चैप्टर नंबर 3 में फिर हमने डिस्कस किया था एक्सक्लूजन इंक्लूजन, पिजन होल प्रिंसिपल। और चैप्टर नंबर 4 में हमने जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, और काउंटिंग करने का जो सबसे पावरफुल टूल कहा जाता है वो जनरेटिंग फंक्शन को था। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि इनसे सॉल्व करना डिफ़िकल्ट था या इनसे हमें सॉल्व करना इम्पॉसिबल था। तो फिर हमारा एक न्यू चैप्टर आ गया जिस चैप्टर का नेम है रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फर्स्ट चैप्टर से ही दूसरा चैप्टर बन गया, फिर इसी से हमारा तीसरा चैप्टर आ गया, फिर इसी से चौथा चैप्टर बना, और अब इन सारी चीज़ों को ही लिंक करते हुए हमारे पास रेकरेंस रिलेशन आया। ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन किस लिए यूज़ होता है? चीज़ों को काउंट करने के लिए। ये भी हमारे पास एक टूल है जो कि चीज़ों को काउंट करता है। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, जिसमें हमारी डेफिनेशन के कंसेप्ट भी आ जाएंगे, और वो एक खुद ब खुद एक एग्जांपल भी है। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक कॉलोनी है, कोई ना कोई एरिया है। वहाँ के लोगों में एक वायरस आ गया, एक बैक्टीरिया आ गया। चलिए ये कह लें बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग वेव वो बैक्टीरिया 5 है। ठीक है, यानी कि 5 बैक्टीरिया से काम स्टार्ट होता है। हर 1 घंटे के बाद ये डबल हो जाता है, यानी कि अगर 5 है तो 1 घंटे बाद ये 10 हो जाएंगे, 1 घंटे बाद 10 का दुगना 20 हो जाएंगे, उसके 1 घंटे बाद 20 का दुगना 40 हो जाएंगे। तो सोन ये काम चलता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अगर मैंने कहना हो कि आफ्टर एन आवर यानी कि n घंटों के बाद कितना बैक्टीरिया फैल जाएगा, कितना बैक्टीरिया हो जाएगा। यानी देखें 1 घंटे बाद ये था, 2 घंटे बाद ये हो गया, 3 घंटे बाद ये हो गया, तो n आवर्स के बाद कितना होगा। ठीक है, तो ये देखें कि n आवर्स के बाद कितना होगा। अगर हम इस चीज़ को लेके चलें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। ठीक है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। यानी कि जो भी पीछे वाली चीज़ है जब उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आगे वाली चीज़ आ जाती है। 5 को 2 से ज़रब दी 10 आ गया, 10 को 2 से ज़रब दी 20 आ गया, 20 को 2 से ज़रब दी 40 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ आएगी, 40 को 2 से ज़रब दूंगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, सोन ये चलता जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये 5, 10, 20, 40, 80 ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी आपको चीज़ों का पता है। तो ये हमारे पास A0 है, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और सिमिलरली चलता जाएगा। और मैंने फाइंड करना है आफ्टर n आवर, यानी कि मैंने AN फाइंड करना है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले क्या था, जब 0 घंटा था यानी कि स्टार्टिंग में 5 थे, 1 घंटे बाद 10 हो गए, 2 घंटे बाद 20 हो गए, 20 है, 3 घंटे बाद 40 हो गए, 4 घंटे बाद 80 हो गए, n घंटे के बाद कितना होगा ये मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं एक रेकरेंस रिलेशन यूज़ करूँगा। वो कैसे आएगा देखिए, A1 क्या था, A1 यानी कि 10 है। 10 कैसे आया, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 10 क्या है, A2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या है, A0 है, A2 नहीं A1 है। ठीक है, 10 क्या था, A1 था।
इसी तरह अगर देखें तो 20 है, तो 20 कब आया, जब मैंने पिछली टर्म को यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो 20 क्या है, A2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या है, A1 है। ठीक हो गया। अगर मैंने 80 को फाइंड करना हो, यानी कि 80 कैसे आया, जब मैंने 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया था उस वक्त 80 आया था। ठीक है, तो 80 A4 है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या है, A3 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर A1 है तो वो 2A0 के इक्वल है, अगर A2 है तो वो 2A1 है, अगर A4 है यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होगी उससे कम एक ये होगी। तो इसी तरह अगर n मेरे पास आएगा AN, तो मेरे पास 2AN-1 आएगा। ये A1 था, ये A0, ये A2 था, ये A1, ये A4 था, A3। अगर A3 फाइंड करना हो तो 2A2 आएगा। इसी तरह पिछली टर्म्स को देखते हुए मैंने एक फार्मूला बना लिया ये वाला। तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया जो कि आफ्टर n आवर्स बैक्टीरिया के लिए है। ठीक है, मैंने काउंट करना था, यानी देखें मुझे सिर्फ ये बताया गया था कि जब स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग ये वाली चीज़ है, ठीक है ना, स्टार्टिंग ये चीज़ बता दी गई थी मुझे, और कहा गया था कि फ़र्ज़ किया, कहा गया 6 घंटे बाद, आफ्टर 6 आवर्स कितने होंगे। तो ये मैंने काउंट करने हैं, तो काउंट किसके ज़रिए करूँगा, एक फार्मूले के ज़रिए करूँगा। वो फार्मूला कौन सा, ये वाला, यानी कि ये आ जाएगा A6 इज इक्वल टू 2A5। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए। अब ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला एक टूल है, एक औजार की तरह काम करेगा जिसको मैं रेकरेंस रिलेशन कहता हूँ। तो ये भी एक रेकरेंस रिलेशन है, ये भी रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, ये वाला रेकरेंस रिलेशन इन जनरल। ठीक हो गया। अब देखें, अब जब n घंटों की बात की गई तो मैंने ये वाला फार्मूला बना लिया। इस फार्मूले को हम रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो मैंने 6 घंटों के लिए अगर फाइंड करना है तो n की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया A6 इज इक्वल टू 2A5। ठीक है, इन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि हमारे पास जगह आ जाए। अब अगर A6 की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे A5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो A5 की वैल्यू नहीं है, तो A5 की अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला होगा 2A4। तो यहाँ पे मुझे A4 की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे A4 की वैल्यू नहीं पता तो मैं दोबारा ये फार्मूला लगाऊंगा। A3 की वैल्यू चाहिए, अगर A3 की वैल्यू नहीं पता तो ये आएगा A1। अगर A2, अगर A2 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं दोबारा फार्मूला लगाऊंगा A1। A1 की वैल्यू निकालनी हो तो दोबारा 2A0। तो ये देखें कि कम से कम एक चीज़ की पता होगी वैल्यू, A0 की वैल्यू उन्होंने पहले ही हमें दी गई होगी। तो ये यहाँ पे A0 की वैल्यू हमें 5 दी गई थी, यहाँ 5 पुट करूँगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ पे 10 पुट करूँगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी A2 की वैल्यू आ जाएगी 20, इसके बाद दोबारा पुट करूँगा, इसके बाद 40 आ जाएगी। ये करते करते ये आपके सामने लिखी गई हैं। इसी तरह A5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 160, A5 की वैल्यू। तो यहाँ पे A6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई A5, तो यहाँ पे 160 पुट करूँगा तो आ जाएगा 320। तो A6 की वैल्यू आ गई 320। ये वैल्यू ऐसे ही नहीं निकल के आई, बल्कि A6 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे A5 का पता होना चाहिए था। यानी कि अगर मैंने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे पिछली वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर मैंने 80 फाइंड करना है मुझे 40 का पता होना चाहिए। अगर मैंने 40 फाइंड करना है तो 20 का पता होना चाहिए। अगर मैंने AN को फाइंड करना है तो मुझे AN-1 का पता होना चाहिए। यानी कि ये जो फार्मूला आया, रेकरेंस रिलेशन आया, इसमें जो टर्म होती है वो अपनी पिछली टर्म्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये 320 यानी कि 320 बैक्टीरिया हो जाएंगे 6 घंटों के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल से सारी चीज़ें मैक्सिमम कवर हो गई। एग्जांपल से पता चल गया यूज़ हमने कहाँ किया, पहले 5 बैक्टीरिया थे और कहा गया था कि हर घंटे बाद 5-5 बैक्टीरिया डबल होती जाती हैं। ठीक है, तो 6 घंटे बाद कितने होंगे मैंने बता दिया 320। ये फार्मूला जो n के लिए निकल के आया इसको कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। और इसके अलावा रेकरेंस रिलेशन में जो AN है वो डिपेंड करता है अपनी पिछली टर्म्स पे, ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या ये हो सकता है पिछली 2 टर्म्स पे डिपेंड करे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 सोन चलती जा रही है। अब अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है। ये 1 कैसे आया, ये वाला 1, ये 1। तो जब इन दोनों को प्लस करूँगा 0 + 1 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 लेके आना है तो इन दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2 आ जाएगा। 3 लेके आना है तो 2 + 1 3, 5 लेके आना है 3 + 2,
यानी कि इसमें अगर हमने कोई टर्म निकालनी है, फ़र्ज़ किया 21 निकालनी है तो ये 8 + 13 होगा, अगर 13 निकालनी है तो 8 + 5 होगा। तो इसमें जो हमारे पास देखें 13 आ रहा है, यानी कि पहले इसको नाम दे देते हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये A7 है, ये A8 है। जब मैंने A8 फाइंड करना है तो मैं A6 + A7 करूँगा, ठीक है, A7 + A6 करूँगा तो उस वक़्त फाइंड होगी। तो इसमें क्या है, इसमें जो AN है वो होगा AN-1 + AN-2, यानी कि अगर मैंने AN फाइंड करना है तो मुझे पिछली दो टर्म्स को सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक रेकरेंस रिलेशन है, क्योंकि इसमें AN जो है वो अपनी पिछली दो टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें AN जो है अपनी पिछली दो टर्म्स पे डिपेंड करे, वो उस सीक्वेंस का रेकरेंस रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल से थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा, बाकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन से हमें अच्छी समझ आएगी, ठीक है। पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट किया था कॉम्बिनेट्रिक्स से। चलें जी, अब पहले हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। पहले हम एक सीक्वेंस लेते हैं, क्या, एक सीक्वेंस लेते हैं। सीक्वेंस क्या होती है आपको नहीं पता, तो पता तो होना चाहिए, नहीं पता तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है, तो सीक्वेंस कह रहा हूँ ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे, जो कि नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक होता है। तो कभी कभी ये नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर्स भी होते हैं, रियल नंबर्स तक होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन का सेट होता है, ये हमारे पास को डोमेन का सेट होता है, और को डोमेन के अंदर जो रेंज आती है वो हमारे पास सीक्वेंस होती है, ठीक है। ये फंक्शन ही रहने दें, ये फंक्शन ही रहने दें, ठीक है। ये जो रेंज आती है इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट है, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन चलता गया। ये हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, इसमें मैं कह देता हूँ -∞ से स्टार्ट हुआ, इस सोन -∞ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें करते 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 -1 भी आएगा, सोन 0 भी आएगा, सोन 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, सोन 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सोन चलता जाएगा, ठीक है। अब देखें कि यहाँ से यहाँ तक मैं एक फंक्शन डिफाइन करवा देता हूँ, W से लेके R तक, रियल नंबर तक। अब देखें, जब मैं 0 पुट करूँ तो मेरा आंसर आ गया 1, जब मैंने 1 पुट किया आंसर आ गया 2, 2 पुट किया आंसर आया 3, 3 पुट किया आंसर 4, 4 पुट किया आंसर आ गया 5, ठीक है। यानी कि 0 पुट किया तो आंसर आ गया मेरा, यहाँ पे सीक्वेंस इससे लिख देता हूँ, जब 0 पुट किया तो आंसर आया 1, जब 1 पुट किया आंसर आ गया 2, 2 पुट किया आंसर आ गया 3, 3 पुट किया आंसर आ गया 4, 4 पुट किया आंसर आ गया 5, सो ऑन, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब देखिए 0 पुट किया था आंसर आया 1, 1 पुट किया आंसर 2, ये वाली जो चीज़ हमारे पास आई ना, रेंज, क्या आई रेंज, इसको मैं सीक्वेंस कहता हूँ। अब इसकी मैं सीक्वेंस लिखने लगा हूँ, देखिएगा, ठीक है। अब मैं सीक्वेंस लिखने लगा हूँ, तो ये मेरे पास सीक्वेंस आ गए 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये चलता गया, सीक्वेंस आ गए। ये टर्म मेरे पास A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें कि AN हमारे पास क्या होगा, AN क्या होगा, AN ही AR कह लें, कोई भी आगे यहाँ पे एक टर्म होगी जिसे मैं AR का नाम दे देता हूँ, ठीक है। AR क्या होगा, अब देखें कि ये 0 है, A0 यहाँ 1 लिखा है, ये 1 है, ये 2 लिखा है, ये 2 है, ये 3 लिखा है, ये 3 है, ये 4 लिखा है, ये 4 है, ये 5 लिखा है। अगर यहाँ R है तो ये R+1 होगा, ठीक है। ये मेरे पास R वाली टर्म आ गई, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैंने इस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन लिखना है तो पहले 1 है तो 1 के साथ x⁻0, 2 है तो x⁻1, यानी कि x⁻0 से हमने स्टार्ट करी जानी है, ये वाली चीज़ें लिखी जानी है, ठीक है। सिंपली इस तरह लिख देता हूँ ना, A0 x⁻0 प्लस A1 x⁻1 प्लस A2 x⁻2 प्लस सो ऑन AR x⁻r प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू 1 है, 1 x⁻1 ये 1 आ जाएगा, प्लस A1 हमारे पास 2 है तो 2x आ जाएगा, A2 हमारे पास 3 है तो 3x² आ जाएगा, प्लस 4x³ आ जाएगा, प्लस सो ऑन R+1 x⁻r आ जाएगा, प्लस सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन है। अगर इसको क्लोज करके लिखूँ तो आएगा R=0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन आ जाता है। ये तो जनरेटिंग फंक्शन था थोड़ा सा। अब देखें, अब
जनरेटिंग फंक्शन आपको पता चल गया। रेकरेंस रिलेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो 2 कैसे आया, 1 में 1 ऐड किया, यानी कि इस चीज़ में मैंने 1 को ऐड किया तो आ गया 2 में 1 ऐड करूँ तो आंसर आ गया 3 में 1 ऐड करूँ आ गया 4 में 1 ऐड करूँ आ गया 5। इसी तरह सो ऑन, जब AR में +1 करूँगा तो AR1 +1 आ जाएगा। इसी तरह AR -1 में +1 करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो थी A2, यानी कि 3 कैसे आया, ये वाला 3 कैसे आया, जब मैंने 2 में 1 को प्लस किया, ठीक है। यानी कि 3 क्या था, A2 था, 2 क्या था, A1 था और +1। इसी तरह अगर मैंने ये 5 फाइंड करना हो, 5 कैसे आया, ये पिछली टर्म में 1 प्लस किया था, 4 + 1 किया था, ठीक है। तो A5 क्या है, 5 क्या है, A4 है, 4 क्या था, A3 था और +1, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे रिलेशन आ रहे हैं। अगर मैंने इन जनरल R का लिखना हो या N का लिखना हो तो AN मेरे पास आएगा पिछली टर्म और इसमें +1। तो ये इस सीक्वेंस के लिए रेकरेंस रिलेशन आ गया, रेकरेंस रिलेशन, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका रेकरेंस रिलेशन आ गया। पिछली टर्म में देखें ना, फ़र्ज़ किया कि मैंने इसकी वैल्यू यानी कि रख दी, मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1 नहीं, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 4, ठीक है। तो ये A3 +1 बन जाएगा। तो ये देखें यही चीज़ तो लिखी गई है, ठीक है, 5 + 1 = 4 आ जाएगा। तो ये इन जनरल जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक रेकरेंस रिलेशन बन जाता है। अब इसकी डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। जब डेफिनेशन रीड करेंगे तो सीक्वेंस का कंसेप्ट भी आपके पास है, ठीक हो गया। अब देखें, अब एक और मज़े की बात, कोई भी एक वैल्यू उठाएं। फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं वैल्यू उठा लेता हूँ, A2 = कितनी है, 3 है, और A3 मेरे पास कितना है, 4 है, ठीक है। ये दो मैंने वैल्यूज़ उठाई हैं, A3 4 है, A2 क्या है हमारे पास 3 है, और मेरे पास रेकरेंस रिलेशन ये वाला निकल के आया था, ठीक है। अब देखें, अगर n की जगह मैं क्या रखूँ, n की जगह मैं 3 रखूँ तो आ जाएगा A3 = A2 + 1। इन दोनों को यहाँ पे पुट करें वैल्यूज़ को, जब दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा तो आ जाएगा 4 = 3 + 1। तो आ गया 4 = 4, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आ गई। इसका मतलब ये वाली टर्म्स जो हैं इस रेकरेंस रिलेशन का सल्यूशन है, ठीक है। अगर एक सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं रेकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो उस वक्त हम कहेंगे ये सीक्वेंस जो है सल्यूशन है इस रेकरेंस रिलेशन का। अगर फ़र्ज़ किया मैं अपने से कोई वैल्यूज़ ले लेता और मैं यहाँ पुट करता, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल ना आती, तो फिर मैं कहता कि ये टर्म्स जो हैं जिस भी सीक्वेंस की है वो इस रिलेशन का सल्यूशन नहीं है, ठीक है। जो सेटिस्फाई करेंगी उसी सीक्वेंस की जो टर्म्स वो सल्यूशन होगा, वगैरह सल्यूशन नहीं होगा। ये सारे कंसेप्ट आपके पास है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन पे आइए, ठीक है। डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी गई है, तो बुक को ओपन करें सामने, डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। अब ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन बहुत लंबी सी लिखी गई है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को देख के चलते हैं, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। लेट AN बी अ सीक्वेंस, ठीक है। पहली लाइन क्या है, AN बी अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मैं लिख लेता हूँ, A0 A1 A2 A3 सो ऑन, कहाँ तक गया, AR कह लें या AN कह लें, सो ऑन, ठीक है, जाता गया। ये इन्फिनिट सीक्वेंस लिख दी। अगर आपने फाइनाइट सीक्वेंस लिखनी है तो फिर इस तरह आएगा, ठीक है, ये चलता गया। अब देखिएगा, देन द रेकरेंस रिलेशन फॉर द सीक्वेंस, फिर रेकरेंस रिलेशन इस सीक्वेंस के लिए, यानी कि इस सीक्वेंस के लिए जो रेकरेंस रिलेशन होगा, रेकरेंस रिलेशन इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन होगा। इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए, ठीक है। डैट एक्सप्रेसिज AN, जो कि AN को एक्सप्रेस करेगा इन टर्म्स ऑफ 1 और मोर प्रीवियस टर्म्स। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 और मोर प्रीवियस टर्म्स, ठीक है। बस डेफिनेशन हो गई। अगर ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो तो इस सीक्वेंस का रेकरेंस रिलेशन
एक इक्वेशन होगी जिसमें ए एन को इसकी प्रीवियस टर्म्स में लिखा जाए। तो जिस तरह मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखी थी 0 1 1 2 और 3 5 8 13 21 सो ऑन। तो इसका हमने रिकरेंस रिलेशन बनाया था ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। ठीक है, इसी के अलावा एक और हमने सीक्वेंस लिखी थी, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटी सी 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता गया। तो इसमें हमने देखा था ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, ये भी रिकरेंस रिलेशन था, ये भी रिकरेंस रिलेशन। अब देखें इस सीक्वेंस का, यानी कि ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है, जो रेकरेंस रिलेशन होगा वो ए एन होगा, एक इक्वेशन होगी, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, और इसमें ए एन को पिछली टर्म्स में लिखा जाएगा। तो ए एन देखें, ए एन से पिछली टर्म्स ये वाली हैं, ए एन से पिछली टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, तो ये रेकरेंस रिलेशन है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखें, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन। मैं इस सीक्वेंस को रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन कहूँगा, मैं इसको इसका सोल्यूशन कहूँगा, मैं इसको इसका सोल्यूशन कहूँगा अगर इसकी टर्म्स जो हैं इसको सेटिस्फाई भी करें। वो जिस तरह मैंने वैल्यूज़ दी थी ना, यानी कि ये देखें कि ये A0 है, ये A1 है, ये A2 A3 A4 A5, फ़र्ज़ किया है A5 ये है ना, A4 ये है, 5 4 और 3 ये है, 5 4 3। तो यानी कि A5 इज इक्वल टू ये A4 आ जाएगा और प्लस A3 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करके देखता हूँ, 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, यानी कि इसकी ये जो तीन टर्म्स हैं इसका सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यानी कि जो टर्म्स जो हैं इसको सेटिस्फाई करेगी तो उस सीक्वेंस की टर्म्स को हम कहेंगे कि ये रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है। ठीक हो गया, तो ये डेफिनेशन था जिसको हमने गौर से डिस्कस किया। अब आपकी बुक की कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें डेफिनेशन की समझ आ गई है ना। एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का रेकरेंस जो रिलेशन होगा वो एक इक्वेशन होगी जिसमें ए एन को इसकी प्रीवियस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। सीक्वेंस को रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन कहेंगे अगर टर्म्स जो हैं रेकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। अब आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, मैं कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं, एग्जांपल्स भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह के मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। तो चलिए आइए हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि एक सीक्वेंस है जो कि एक रेकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। ये वाली एक सीक्वेंस है और ये सेटिस्फाई करती है किसको? रेकरेंस रिलेशन को, रेकरेंस रिलेशन को। रेकरेंस रिलेशन हमारे पास दिया गया है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन और माइनस ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन और माइनस ए एन माइनस टू। ठीक है, और फॉर एन इज इक्वल टू 2 3 4 5, यानी कि हम लिख देते हैं एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। और कहा गया है सपोज करें, फ़र्ज़ कर लिया हमने कि A0 हमारे पास है 3 और A1 है हमारे पास 5। अगर A1 3 है, A1 5 है, तो फाइंड करें, फाइंड क्या करें? A2 और A3, A2 एंड A3, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सुन लीजिएगा, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस की हमें दो प्रीवियस टर्म्स दे दी गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको यूज़ करते हुए इस रेकरेंस रिलेशन में हमने A2 और A3 को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आइए, A2 फाइंड करना है तो यहाँ पे पुट करेंगे A2। तो पहले रेकरेंस रिलेशन लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। जब n की वैल्यू 2 होगी हमारे पास तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस वन माइनस A2 माइनस टू। तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A0। ठीक है, A2 हमने फाइंड करना है, A1 की वैल्यू ये वाली है 5 माइनस A0 की वैल्यू ये 3 है, तो A2 की वैल्यू आ गई कितनी? 2। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमने A3 फाइंड करना है तो फॉर n इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो A2 माइनस A1। अब देखें
A3 की वैल्यू उसी वक्त फाइंड हो सकती थी पहले हमें A2 का पता हो, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ है ये इस पर डिपेंड कर रही है, ये इस पर डिपेंड कर रही थी पीछे वाली पे, ठीक है। तो आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 2 है माइनस A1 की वैल्यू ये दी गई थी 5 है, तो A3 की वैल्यू आ गई -3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें तो आप इसी तरह A5 फाइंड कर सकते हैं, A4 फाइंड कर सकते हैं, A5 A6 A7 A8 जितनी मर्ज़ी फाइंड करें, ठीक है। और अगर nth वाली फाइंड करनी है तो nth वाली यही तो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है। अगर n-1 वाली फाइंड करनी है तो फिर इस तरह आएगा, ठीक है ना, इससे पीछे वाली टर्म। अगर इससे पीछे वाली करनी है तो n-2 आएगा, तो वो छोड़ें। तो यही तक हमें पता चल गया। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी सोल्व हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 भी वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहता है कि एक रेकरेंस रिलेशन है an इज इक्वल टू 2an-1 और -an-2 और फॉर n जो है वो इसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 लिख दिया। हमने चेक करना है कि ये जो 3 हमें सीक्वेंसेस दी गई हैं ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो पहली सीक्वेंस हमें दी गई है an इज इक्वल टू 3n, दूसरी सीक्वेंस हमें दी गई है an इज इक्वल टू 2 की पावर n, और तीसरी सीक्वेंस हमें दी गई है ये वाली, ठीक है। तो अगर पहले मैं क्वेश्चन को छोड़ें, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे दूँ। ये 3n लिखा गया है ना, ये n है, यानी कि जब n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0, यानी कि आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1 पुट करूँगा तो आ जाएगा 3, फिर 2 पुट करूँगा आंसर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9 12 15 18, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब हमने फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस जो है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो सोल्यूशन है कि नहीं इसको फाइंड करने के लिए ये देखें, ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ठीक है। सो ऑन चलता जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे मैं 6 वैल्यू अगर रखूँ A6 इज इक्वल टू 2A5 माइनस A4 आ जाएगा। तो A6 इज इक्वल टू 2A5 की वैल्यू कितनी है 15 है, माइनस A4 की वैल्यू 12 है, तो 30 में से 12 निकाल लें तो हमारे पास कितना बचता है 18, और देखें कि यही A6 की वैल्यू थी 18, ठीक है, यानी कि सेटिस्फाई कर गई। पर ये तो मैंने कुछ वैल्यूज़ उठाई ना, यानी कि ये तो इन्फिनिट तक जा रही हैं, मैंने 3 वैल्यूज़ उठा के देखी तो ये तो सेटिस्फाई कर गई, लेकिन मैंने हर एक वैल्यू के लिए देखना है, तो इसके लिए मैं इन जनरल लेके चलूँगा। ये इन जनरल नहीं था, ये पर्टिकुलर था, यानी कि कुछ वैल्यूज़ उठाई मैंने, लेकिन मैंने हर एक वैल्यू के लिए चेक करना है, तो इसके लिए मैं इन जनरल लेके चलूँगा। ये कुछ नहीं करना आपने प्रोसीजर। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे an है, तो इसी तरह जो मैंने सीक्वेंस लिखी 0 3 6 8 सो ऑन चलता चलता nth वाली टर्म मेरे पास ये भी आएगी एक टर्म, ये भी आएगी मेरे पास एक टर्म, एक ये भी टर्म आएगी, और ये चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मुझे an वाली टर्म चाहिए, मुझे an-1 वाली चाहिए, और an-2 वाली चाहिए। तो an वाली ये 3n आ जाएगी, an-1 वाली ये आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय n-1, और an-2 वाली इससे पीछे वाली आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब सारी चीज़ें मैं तरतीब से और सही करके लिखता हूँ, यानी कि इसके लिए हम सोल्व करेंगे तो an आ जाएगा 3n, और an-1 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय n-1, और an-2 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय n-2, ठीक हो गया। इसमें रेकरेंस रिलेशन हमारे पास ये है, ये चीज़ हमें गिवन है। मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि कैसे लिखना है, बुक पे लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो an की वैल्यू ये वाली पुट की 3n, 2 मल्टीप्लाई बाय an-1 की वैल्यू ये है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n-1 आ जाएगा, और माइनस इसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय n-2 है, ठीक हो गया। अब देखिएगा 3 कामन आ गया, और 2n-2 आ जाएगा, और -n+2 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2n में से एक n निकाला तो सिंपल n आ जाएगा, यानी कि 3n आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया इक्वल राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि ये जो पहली सीक्वेंस है ये सोल्यूशन है इस रेकरेंस रिलेशन का, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं कि ये वाला है। नहीं समझ आई तो दूसरे क्वेश्चन से मज़ीद अच्छी बेहतर समझ आएगी। अब देखें इस वाले को लेके चलते हैं।
तो इसमें ए एन हमारे पास 2 रेज़ टू पावर एन आएगा, ए एन माइनस वन 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ए एन माइनस टू आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर एन माइनस टू। इसमें पुट करेंगे, हमें गिवन है, गिवन क्या चीज़ है, ए एन इज इक्वल टू 2 ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू। वैल्यूज़ पुट करें 2n, 2 इसकी वैल्यू 2 एन माइनस वन, इसकी वैल्यू 2 रेज़ टू पावर एन माइनस टू है। ठीक है, तो ये देखें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2। तो बचपन में हमें पढ़ के आए थे ए की पावर m हो और ए की पावर n हो तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है। इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर 1 है तो 1 प्लस n माइनस वन हो जाएगा और माइनस 2 रेज़ टू पावर n माइनस टू, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस n। ठीक है, तो अब इसको लहदा करके लिख देते हैं, जिस तरह हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख दिया था, इनको लहदा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें 2 रेज़ टू पावर n कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 बटे में जाके 1 बाई 2 की पावर 2 यानी कि 4 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एक बार 4 माइनस 1 3, 3 बटा 4। ठीक है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो मैंने सही बोला और सही बोलने की कोशिश भी की, तो थोड़ी इस वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन सारी ठीक है। ठीक है, ये बच्चे नहीं हैं आप, सारा आपको कंसेप्ट पता होगा। अब ये चीज़ आ गई, तो ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल थी, 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर n जो है इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हाइट के नहीं इक्वल आया, सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब कि ये हमारा सोल्यूशन है नहीं है, तो इसको लिख देते हैं नॉट सोल्यूशन। ठीक है, तो इस पर हम टिक लगा देते हैं, ये सोल्यूशन था, इस पर नहीं। इसको लेके देखें ये कौन सी सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस है, चलती जाएगी, चलती कांस्टेंट चलती जा रही है। ठीक है, तो ये वाली। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे ए एन की वैल्यू 5 है, ए एन माइनस वन की वैल्यू भी 5 रहेगी क्योंकि n है ही नहीं है, यानी कि साथ अगर n हुआ भी तो उसकी पावर 0 है, यानी कि n की पावर 0 भी लिखें तो वो चलें जी, है ही कांस्टेंट है 0, n नहीं है तो इस वजह से सारी कांस्टेंट ही रहेगी। हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू 2 ए एन माइनस वन और माइनस ए एन माइनस टू, तो ये 5 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ये भी 5 है माइनस 5 है तो आ जाएगा 10 माइनस 5, तो 5 ये लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ गया, सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब ये चीज़ भी सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो हमारे पास हमारी 2 एग्जांपल्स सोल्व हो गए। पहला और तीसरा हमारे पास ये और ये वाली सीक्वेंस सोल्यूशन है इसका, लेकिन ये जो है हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं पहले आपको थ्योरी वगैरह करवाऊँगा, बाद में एक्सरसाइज पे वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखता हूँ कि थ्योरी करूँ या फिर एक्सरसाइज। फिर इसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे रेकरेंस रिलेशन का। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।